स्टूडेंट वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, हमने जो नया बैच स्टार्ट किया हुआ है 2024-25 के लिए बीए फर्स्ट सेमेस्टर के एजुकेशन शिक्षा शास्त्र के यूनिट नंबर 1 हम आपको बढ़ा रहे हैं। यूनिट नंबर 1 पर ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना दिया है, ये हमारा डे नंबर 2 है। सिलेबस ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज चैनल पर विजिट करके जरूर देख लीजिएगा। ओके, तो आज की वीडियो में हम जो ये फर्स्ट यूनिट है ना, इसका नाम है एजुकेशन कॉन्सेप्ट एंड एम, शिक्षा संप्रत्यय और उद्देश्य। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं शिक्षा का अर्थ, प्रकृति और विषय क्षेत्र के बारे में कि शिक्षा का अर्थ क्या है, शिक्षा की प्रकृति क्या है, शिक्षा का विषय क्षेत्र क्या है, ये सारा कुछ अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। क्योंकि जब भी आप एजुकेशन सब्जेक्ट को उठा करके देखोगे ना, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एजुकेशन है क्या आखिर। इसमें भी तमाम सारे एस्पेक्ट आपको देखने पड़ेंगे एजुकेशन को लेकर के। जैसे कि एजुकेशन पर अगर हम बात करें ना, तो शिक्षा मनुष्य के विकास का मूल आधार है। कि मनुष्य का विकास हो, इसका मूल आधार है एजुकेशन। जब आप एजुकेट होते हो, जब आप सीखते हो ना, तो आपका विकास होता है। जिंदगी में आप जिस भी एस्पेक्ट पे पहुंचते हो, आपकी जिंदगी किस में दिखती है ना, वो डिफाइन करता है आपका एजुकेशन कि आपने सीखा क्या है। जो आप सीखते हो, आप उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करते हो और आपकी जिंदगी उसी के हिसाब से बनती जाती है। एजुकेशन का अभिप्राय है मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा का सर्वांगीण विकास करना। एजुकेशन का मतलब क्या है, शिक्षा का मतलब क्या है कि मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा सबका विकास हो। ऐसा नहीं है कि केवल आपका शरीर बढ़ रहा है तो आप एजुकेट हो जाओगे, आप बड़े अच्छे हो जाओगे। नो, आपको इंटेलेक्ट पे भी काम करना पड़ेगा। तो आपका शरीर, आपके मन, आपकी आत्मा, सब कुछ विकास हो रहा है। ऐसा ना हो कि आप पढ़ते जा रहे हो, आप पढ़ते जा रहे हो, फ्रस्ट्रेट हुए पड़े हो, यार जिंदगी से क्या कर रहा हूं, क्यों पढ़ रहा हूं। तो जब तक आपकी आत्मा भी उस चीज से खुश ना हो, तो उसे एजुकेशन नहीं कहेंगे। एजुकेशन का बेसिक जो मतलब है ना, वो है क्यूरियोसिटी पैदा करना, जानने के प्रति। जो अगर आपने क्यूरियोसिटी पैदा कर दिया ना, वो इच्छा डेवलप कर दिया कि यार मुझे जानना है, बस दैट्स इट। एजुकेशन का यही काम है कि एक बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा कर दो, जानने की इच्छा पैदा कर दो। जिस दिन उसके अंदर ये इच्छा पैदा हो गई ना, वो खुद से जान लेगा, वो किताबों से जान लेगा, वो इंटरनेट से जान लेगा, वो लोगों से पूछ के जान लेगा, वो हर तरह से जान लेगा। आपको बस इच्छा पैदा करनी है। तो एक टीचर का काम होता है, एक अच्छे टीचर का काम होता है कि वो बच्चे के अंदर वो क्यूरियोसिटी डेवलप कर दे, कि वो जाए, पूछे, जानने की इच्छा उसके अंदर डेवलप हो जाए। तो अगर वो इच्छा डेवलप हो गई, तो शारीरिक, मानसिक, आत्मिक तौर पर हर तरह से एक जो है एजुकेशन का विकास होगा, उस इंसान का विकास होगा। अब शिक्षा को अगर आप देखने जाओगे ना, शिक्षा के पर्सपेक्टिव को समझने जाओगे, तो ये दो तरह के पर्सपेक्टिव में आप इसको देख सकते हो। एक है शिक्षा का व्यापक अर्थ और दूसरा है शिक्षा का संकुचित अर्थ। अगर हम इसके अर्थ के बारे में बात करें, एजुकेशन का मीनिंग क्या है, तो अर्थ दो तरीके से देख सकते हैं, एक संकुचित और एक व्यापक। अब सबसे पहले समझते हैं कि शिक्षा का आखिर व्यापक, ब्रॉड एस्पेक्ट क्या है, कि अगर हम एजुकेशन को एक ब्रॉड तरीके से समझना चाहें तो क्या है। तो शिक्षा के व्यापक अर्थ का मतलब होता है, अगर उसको देखें तो शिक्षा का अर्थ होता है सीखना। सीखना मीन्स लर्निंग, आप सीख रहे हो। एजुकेशन का मतलब ही यही है, सीखना। अब वो सीखना जो कि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। सीखना तो सीखना जरूरी थोड़ी ना कि आप केजी में रहोगे या आप 8th तक रहोगे, 10th तक रहोगे तभी तक सीखोगे। जीवन पर्यंत आपको कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी के हर स्टेज में आप किसी ना किसी लेवल पे पहुंचोगे। उस लेवल पर आपको कुछ कठिनाइयां आएंगी, उन चीजों को, उन सिचुएशंस को टैकल करने के लिए आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। वहां पर आपको चीजें सीखने की जरूरत होगी। कि अगर आप एज ए बच्चे हो, आप एक बच्चे हो, तो आप धीरे धीरे बोलना सीखते हो, तुतला के बोलते हो, फिर धीरे धीरे खड़ा होना सीखते हो। पहले ऐसे ऐसे करके चलते हो, जिसको ज़मीन पे आप पैर हाथ रख करके चलते हो। धीरे धीरे खड़े होकर के चलना सीखते हो। धीरे धीरे बड़ा होते हो तो दोस्तों के साथ रहना सीखते हो। पढ़ना लिखना धीरे धीरे स्टार्ट करते हो, फिर आगे बढ़ते हो। आप अपनी लाइफ में ब्रॉड सब्जेक्ट्स सीखते हो, मैथ, साइंस, फिजिक्स, इन सब चीज़ों को सीखते हो। फिर आप ज़िंदगी में थोड़े से अपने टीन एज में आते हो। उस एज में आपके नए नए रिश्ते बनते हैं, आपकी गर्लफ्रेंड, आपके बॉयफ्रेंड, आपके दोस्त, उन सब रिश्तों के बारे में सीखते हो। फिर आगे लाइफ में जाते हो, शादी होती है, उस सिचुएशन को सीखते हो कि लाइफ को कैसे टैकल किया जाए, कैरियर में कैसे सेटल हुआ जाए, क्या किया जाए। बहुत सारी चीज़ें तुम जिंदगी भर सीखते रहते हो। तो जो सीखना है ना, लर्निंग, वो एक लाइफ टाइम चलने वाली प्रक्रिया है। तो शिक्षा भी एक लाइफ टाइम चलने वाली प्रक्रिया है। वुड्सवर्थ ने एक शिक्षा दिया है जिसका नाम है प्रकृति शिक्षा, कि आप प्रकृति से सीखते रहते हो कि इस दुनिया में जब जा रहे हो, जहां जा रहे हो, जिस भी सिचुएशन है ना, वहां से आप कुछ ना कुछ सीख सकते हो। आप क्रिया द्वारा सीख सकते हो। यह भी व्यापक अर्थ के अंतर्गत आता है कि आप कुछ काम कर रहे हो जिंदगी में, कुछ भी, मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज पे तो कुछ तो कर रहे होगे आप, और उन सिचुएशन से आप कुछ ना कुछ सीख रहे होगे। तो क्रिया द्वारा सीखना, जब आप कुछ काम करते हो तो आपको एक अनुभव मिलता है कि ये काम करके कैसा होता है, इस तरह से करने पर क्या होता है। तो उन अनुभवों से सीखना, वो कहलाता है आपका अनुभव द्वारा सीखना। क्रीड़ा पद्धति के द्वारा सीखना, क्रीड़ा पद्धति मतलब गेम आपको बहुत नेक्स्ट लेवल की चीजें सिखाता है।
गेम सिखाता है कि एक गेम भावना के साथ किस तरह से देखा जा सकता है चीज़ों को। गेम आपको ज़िंदगी में सिखाता है कि हारना और जीतना होता क्या है। अगर आप एक गेम में हो, आप हार भी गए हो ना, तो भी क्या होता है कि ठीक है यार, नेक्स्ट गेम में लड़ेंगे, फिर से उठेंगे, फिर से लड़ेंगे, फिर से जीतेंगे। तो इसी तरह से ज़िंदगी में भी अगर कुछ चीज़ें हो गई हैं तो यू आर नॉट द फेलियर, आप फिर से उठोगे, फिर से लड़ोगे, फिर से जीतोगे। तो क्रीड़ा भी हमें बहुत सारी चीजें सिखाती है, एक साथ मिलकर के चलना, टीम बना करके खेलना, टीम बना करके एक दूसरे के साथ मिलजुल करके एक जिंदगी जीना, काफी कुछ अनुभव हमें क्रीड़ा से मिलता है। योजना पद्धति से मिलता है। योजना पद्धति मतलब किसी चीज को करने के लिए आप कितने ऑर्गेनिक तरीके से, कितना ऑर्गेनाइज्ड तरीके से काम करते हो और एक प्लान बना करके काम करते हो कि इस तरह से मुझे ये चीज अचीव करनी है। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट भूमिका है। तो ये सभी ही शिक्षा के क्षेत्र के अंदर कहते हैं। जब आप व्यापक शिक्षा की बात करते हो, जब आप शिक्षा के व्यापक अर्थ की बात करते हो ना, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं। जीवन पर्यंत सीखना, प्रकृति द्वारा, क्रिया द्वारा, अनुभव द्वारा, क्रीड़ा द्वारा, योजना द्वारा, मतलब पूरी जिंदगी ही आपका एक कहीं ना कहीं आपके लिए एजुकेशन हो जाती है, सीखना हो जाता है। और इसी को बोलेंगे भी एजुकेशन यार। दूसरा जो अर्थ है एजुकेशन का ना, वो है संकुचित अर्थ। संकुचित मतलब बहुत छोटे में अर्थ। ये क्या होता है? विद्यालयी शिक्षा, कि आपको एक विद्यालय में जो शिक्षा दी जाती है वहीं तक एजुकेशन है भैया, उसके बाद एजुकेशन खत्म हो जाती है। आप यूजी पीजी कर लेते हो, एजुकेशन खत्म। अध्यापक प्रधान शिक्षा मतलब कि अध्यापक प्रधान मतलब अध्यापक पढ़ा रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, और ये शिक्षा को भी क्या कहेंगे? संकुचित अर्थ वाली शिक्षा। प्राचीन कालीन शिक्षा विधियां, जैसे कि गुरु बैठा हुआ है, शिष्य सामने बैठे हुए, गुरु प्रवचन दे रहा है, सिखा रहा है, तो ये हो गया क्या? प्राचीन शिक्षण संबंधी। अध्यापक का आदेश और बच्चे मूक। अध्यापक का आदेश और बच्चे मूक मीन्स कि अध्यापक पढ़ा रहा है, बोल रहा है, बच्चे सुन रहे हैं बस बैठ के। तो ये जो शिक्षा की प्रणाली है, इसको संकुचित अर्थ में शिक्षा का अर्थ कहते हैं, कि ये संकुचित अर्थ है शिक्षा का। ब्रॉड एस्पेक्ट ये है शिक्षा का कि पूरी लाइफ टाइम एक लर्निंग हो सके। अब आइए बात करते हैं कि शिक्षा पर, एजुकेशन पर विद्वानों ने अपने पॉइंट व्यू क्या रखे हुए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्वामी विवेकानंद के बारे में। स्वामी विवेकानंद एजुकेशन को लेकर के कहते हैं ना कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति कराना ही शिक्षा कहलाता है। इनका क्या मानना है? इन्होंने कहा कि मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता मतलब मनुष्य जो है ना, एक बच्चा पैदा होता है तो वो अपने अंदर एक तरह का पूरा सिस्टम लेकर के आता है। जैसे एक बीज होता है ना, कि अगर वो आम का बीज है तो उसमें से आम निकलेगा, लेकिन एक बीज से आम तब निकलेगा जब आप उसको अच्छी मिट्टी दोगे, पानी दोगे, धूप दोगे, तो उसको थोड़ी सी नर्चरिंग करोगे, तो वहां से वो बीज जो था वो आम का पेड़ बन सकता है। ऐसे ही हर एक इंसान के अंतर्निहित कुछ चीजें हैं, उसकी उस अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्ति करना मतलब उसको दुनिया के सामने लेकर के आना, इसी का नाम है एजुकेशन। इस पर महात्मा गांधी अपना विचार रखते हुए कहते हैं कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय है कि बालक या मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा का सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा कहलाता है। कि मनुष्य का बॉडी, उसकी आत्मा, उसका मन, इन सब का विकास हो सके, इसी को एजुकेशन कहते हैं। ओके, अब आइए देखते हैं कि शिक्षा के अर्थ के बारे में हमने बात कर लिया कि शिक्षा क्या है, इसका अव्यापक अर्थ, संकुचित अर्थ, शिक्षा पर विद्वानों के विचार। अब बात करते हैं शिक्षा की प्रकृति के बारे में कि शिक्षा की प्रकृति कैसी है। तो शिक्षा की प्रकृति के बारे में बात करें ना, तो शिक्षा की प्रकृति में सबसे पहली चीज यही है कि शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। अगर हम शिक्षा को एक ब्रॉड एस्पेक्ट में देख रहे हैं और समझ रहे हैं, और वाकई में शिक्षा ब्रॉड एस्पेक्ट वाली ही शिक्षा है कि शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, पूरी जिंदगी चलने वाली प्रक्रिया है, ये इसकी विशेषता है। दूसरी विशेषता शिक्षा का है कि शिक्षा विकास की प्रक्रिया है, यानी कि शिक्षा विकास को प्रोत्साहित करती है, विकास की तरफ लेके चलती है, ये इसकी प्रकृति है, एक नेचर है कि जब आप शिक्षित होंगे तो आप विकसित होंगे। अगली चीज है आपका, शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। द्विध्रुवीय प्रक्रिया मतलब कि शिक्षा में एक इंसान शिक्षा दे रहा है, कुछ सिखा रहा है, और एक इंसान बैठ करके शिक्षा को ग्रहण कर रहा है। ये द्विध्रुवीय प्रक्रिया इस तरह से हो सकती है कि एक टीचर बैठा है और टीचर अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, या फिर एक स्टूडेंट है जो सेल्फ स्टडी कर रहा है अपने बुक्स के थ्रू। तो ये दो ध्रुवीय प्रक्रिया है, ऐसा माना गया। फिर कुछ विद्वानों ने कहा कि नहीं, शिक्षा जो है वो एक त्रिभुजीय प्रक्रिया है। त्रिभुजीय प्रक्रिया में क्या बताया गया कि शिक्षा में टीचर भी है, स्टूडेंट भी है, और उसको पढ़ना क्या है, उसका सिलेबस भी है। ये तीन चीजें किसी भी एजुकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा कहा गया। शिक्षा एक त्रिभुजीय प्रक्रिया है। इसके बाद कहा गया कि शिक्षा एक साप्रयोजन प्रक्रिया है, यानी कि एजुकेशन की प्रकृति है कि ये साप्रयोजन है। मींस कि हम जो भी एजुकेशन ले रहे होते हैं ना, जब तक हम फॉर्मली एजुकेशन ले रहे हैं तो डेफिनेटली हमारा यही होता है कि हम वो एजुकेशन क्यों ले रहे हैं। हमारे माइंड में क्लियर होता है कि ये वाला सब्जेक्ट पढ़ करके मुझे कौन सी जॉब मिलेगी, किस जॉब सेक्टर में मुझे जाना है, कौन सी चीजें करनी है, कौन सी चीजें मुझे लर्न करनी है। तो एक साप्रयोजन प्रक्रिया होती है शिक्षा, ऐसे हम कुछ भी पढ़ना नहीं बैठ जाते हैं।
अगली चीज है आपका शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है, मतलब कि शिक्षा जो है वो एक गतिशील प्रक्रिया है, बदलता रहता है। आज से 50 साल पहले जो शिक्षा था आज शायद वो रेलिवेंट नहीं है, आज के टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग अलग तरह की एजुकेशन चाहिए। ओके, तो शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है जो कि बदलती रहती है। तो ये है कुछ शिक्षा की प्रकृति कि शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, विकास की प्रक्रिया है, द्विध्रुवीय है, त्रिभुजीय है, साप्रयोजन है और गतिशील प्रक्रिया है। अब बात करते हैं शिक्षा के विषय क्षेत्र के बारे में। हमने बात कर लिया इसके अर्थ के बारे में, प्रकृति के बारे में। अब लास्ट पॉइंट है इसका विषय क्षेत्र की शिक्षा का विषय क्षेत्र क्या है, शिक्षा के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। तो सबसे पहला बात करें अगर शिक्षा के विषय क्षेत्र के अंतर्गत, वो आता है आपका शिक्षा दर्शन, यानी कि शिक्षा के दर्शन के साथ कनेक्शन। दर्शन का पॉइंट ऑफ व्यू एजुकेशन में क्या है, क्योंकि देखो दर्शन अपने आप में बहुत यूनिक सब्जेक्ट है। मतलब दर्शन अगर आप पढ़ रहे हो ना, तो दर्शन जो फिलॉसफी है वो आपको ऐसा पर्सपेक्टिव देता है ना कि आप किसी चीज को देखने का आपका नजरिया बदल जाता है। आप किसी एक सिचुएशन को, एक चीज को 4 तरह के पर्सपेक्टिव से देख सकते हो। दर्शन वो काम करता है, फिलॉसफी आपको वो पैरामीटर्स देता है ना, जैसे एक जगह पर पहुंचना है उसके लिए 4 रास्ते हैं ना, तो दर्शन आपको वो चारों रास्ते दिखा देता है कि यहां पहुंचना तो ऐसे भी आ सकते हो, ऐसे भी आ सकते हो, ऐसे भी आ सकते हो, ऐसे भी आ सकते हो। समझ रहे हो? वो आपको बंद, जो हमारा दिमाग बंद होता है ना कि ये सही है तो यही सही है। जैसे हम कहते हैं 2 + 2 = 4, तो हमें लगता है 2 और 2 में 2 जोड़ेंगे तभी 4 होगा। नहीं, 2 में 2 का गुणा करोगे तो भी 4 होगा। 6 में से 2 घटा दोगे तो भी 4 होगा। 8 में 2 से भाग दे दोगे ना तो भी 4 ही होगा। तो 4 लाने के कई सारे रास्ते हैं, बट अगर आपको उतना ही पता है 2 + 2 = 4, तो फिर आप और रास्तों को डेराई कर दोगे, नहीं ये तो नहीं होता है। समझ रहे हो? तो दर्शन आपको एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव दिखाता है आपकी जिंदगी जीने का। तो एजुकेशन का जो ब्रॉड पर्सपेक्टिव है ना, वो भी दर्शन से ही आया हुआ है कि दर्शन ने सिखाया कि जिंदगी इतनी सी नहीं है कि आपको जो है टीचर ने कुछ बता दिया, कुछ सिखा दिया, एक होमवर्क दे दिया, एक बता दिया, ये सिलेबस पढ़ लो, ये रट लो, इतना ही हो जाएगा। नहीं, दर्शन अपने आप में बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव है, तो ये एजुकेशन को एक ब्रॉड फिलॉसफी में लेके जाता है। ओके, दूसरा है आपका शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा में मनोविज्ञान का बहुत महत्व है, क्योंकि हर एक इंसान की लर्निंग एबिलिटी है ना वो डिफरेंट है। एक इंसान हर अलग अलग तरीके से सीखता है। कोई इंसान है जिसके लिए सीखना बहुत आसान होता है। कुछ बच्चे होते हैं ना आपके क्लास में बहुत तेज होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जिनको समझ ही नहीं आता है कुछ चीज़ें, कुछ होते हैं मीडियम वाले होते हैं। तो उनकी लर्निंग एबिलिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंग उनको क्लास देना, वो किस भाषा में समझते हैं, किस तरह से समझते हैं, उसके अकॉर्डिंग देना। ये भी मनोविज्ञान का काम है कि जब आप मनोविज्ञान के हिसाब से चीज़ों को समझोगे ना, तो आप अच्छे से बच्चों को समझा पाओगे। इसीलिए जब भी शिक्षण प्रशिक्षण प्रक्रिया चलती है ना, जहाँ पर शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह से आपको अपने बच्चों को, या छोटे बच्चे हैं उनको पढ़ाना कैसे है ना, तो उनको 90% तो मनोविज्ञान ही सिखाया जाता है कि बच्चों का मनोविज्ञान किस तरह से, वो किस तरह से समझते हैं, वो किस तरह से देखते हैं, उनको देखने समझने की प्रक्रिया क्या है, उसके बारे में उनको बताया जाता है कि ताकि तुम समझ पाओ कि तुम्हें जो जिनको एजुकेट करना है ना वो कैसे हैं, उनकी मानसिक स्थिति कैसी है। तो उनको उसी लेवल पे आकर के पढ़ाना पड़ेगा। अगर आप ग्रेजुएट करके, पोस्ट ग्रेजुएट करके आपको लग रहा है कि आई हैव एवरीथिंग, मेरे पास सारे नॉलेज है और मैं जाकर के LKG UKG वाले बच्चों को पढ़ाऊंगा ना, आप नहीं पढ़ा पाओगे अगर आपने उनकी साइकोलॉजी नहीं समझी हुई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये भी एक विषय क्षेत्र है शिक्षा का। शैक्षिक समाजशास्त्र, शिक्षा का समाजशास्त्र में इम्पैक्ट डेफिनेटली, क्योंकि हम कुछ भी कर रहे हैं, जो भी एजुकेशन ले रहे हैं वो एक समाज में ले रहे हैं, और कहीं ना कहीं उस एजुकेशन का एक रेलिवेंस उस समाज के अकॉर्डिंग है। दुनिया के अलग अलग कंट्रीज है, अलग अलग समाज है, और उसके अकॉर्डिंग अलग अलग एजुकेशन है। आप इंडिया का एजुकेशन जो है यूरोपियन कंट्रीज में नहीं लगा पाओगे, क्योंकि जो भी एजुकेशन सिस्टम है वो भी कहीं ना कहीं एक सोसाइटी के अकॉर्डिंग बनाया गया है कि हमें अपनी सोसाइटी में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, किस चीज़ की ज़रूरत है, और उसके अकॉर्डिंग हमें क्या क्या करने की ज़रूरत है, उसके लिए एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक हो सकता है शैक्षिक समाजशास्त्र भी इसका विषय क्षेत्र है। शैक्षिक समस्याएं भी शिक्षा के विषय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं कि अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसमें तमाम तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालना भी शिक्षा के अंतर्गत ही आता है। शिक्षा का इतिहास, किसी भी चीज़ को जानने के लिए उसका इतिहास को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके उसके प्रेजेंट या उसके फ्यूचर के बारे में आप कुछ भी बोल रहे हो तो आपको उसका पास्ट जानना ज़रूरी है कि कैसे कैसे ये चीज़ें डेवलप हुई हैं। तो शिक्षा का इतिहास भी शिक्षा का क्षेत्र है। शैक्षिक प्रशासन, शिक्षा में प्रशासन की भी एक बहुत बड़ी भूमिका है, और ये भी शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है कि किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन इसमें काम करेगा, एजुकेशन किस तरह से दिया जाएगा, पेपर किस तरह से कराए जाएंगे, पेपर रेडी कैसे होंगे, कैसे अलग अलग जगहों पे पहुंचेंगे, कैसे कॉपियां चेक होंगी, बहुत सारी चीज़ें जो है एडमिनिस्ट्रेशन को करना है। तो शिक्षा प्रशासन भी शिक्षा का ही कार्य है। शिक्षण प्रक्रिया हो गई, कला हो गया, तकनीकी हो गया, इसके बारे में जानना समझना ये भी शिक्षा का ही कार्य है। तुलनात्मक शिक्षा भी शिक्षा का ही कार्य है कि हम कंपैरिजन करते रहें डेफिनेटली अपनी एजुकेशन का, कि हम जो सिखा रहे हैं आज अपनी सोसाइटी को, अपने समाज को, क्या ये रिलेवेंट भी है,
क्या फॉरेन में जो इतने सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं या बाहर बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें क्या पढ़ाया जा रहा है ऐसा जो हम नहीं दे रहे हैं, जो हम एजुकेट नहीं कर रहे हैं, जिससे कि बच्चों को उस तरह के डेवलपमेंट मिल सके। तो कंपैरिजन करना भी शिक्षा का ही कार्य है, तुलनात्मक शिक्षा का अध्ययन करना भी एजुकेशन का ही कार्य है। तो यह है बेसिकली हमारा पूरा शिक्षा का अर्थ, प्रकृति और विषय क्षेत्र, सारा कुछ हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। आई होप वीडियो तुम्हें समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, पहली बार चैनल पे आए तो एक बार विजिट करके जरूर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है आपके लिए। अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके और वो भी अच्छी एजुकेशन पा सके। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।